बीरबल, इस काली घाटी वाले कलमुए चोर को अभी चोरी करनी थी। प्रतिस्पर्धा समाप्त होने की प्रतीक्षा नहीं कर सकता था। अब कैसे ढूंढेंगे इस भूतिया डाकू को? राजगुरु जी, जो है ही नहीं उसे ढूंढा कैसे जा सकता है? जो है उसे ढूंढकर। मत भूलिए पंडित रामाकृष्ण, वो चोर है या डाकू जो भी है, उसे पकड़ना भी स्पर्धा का ही हिस्सा है। अब आपने पीछे से आकर हमारी बात तो सुन ली, अब पीछे मत पड़ जाइए आप। गुरुवर, मेरे विचार से हमें मिलकर उस डाकू को पकड़ना चाहिए। देखिए, बात केवल अब अष्टदिग्गज के पद तक सीमित नहीं रही, अपितु हमारे राज्य पर आए संकट की भी हो गई है। इसलिए हमें अपने अपने स्वार्थ को भूलकर अपने राज्य पर आई इस समस्या का हल निकालने के विषय में विचार करना चाहिए, और इसीलिए मुझे और बीरबल को साथ में ये कार्य करना होगा। आपका प्रवचन बहुत अच्छा है पंडित रामाकृष्ण, बस इसे अपने तक ही रखिए। धन्यवाद। राजगुरु जी, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, एक से भले दो। जी राजगुरु जी, यदि दो मस्तिष्क का एक ही लक्ष्य है तो सदैव ही एक से भले दो होते हैं। पंडित रामाकृष्ण जी, मैं आपके साथ ये कार्य करने के लिए तैयार हूं। धन्यवाद। हमें लगता है डाकू को पकड़ने के लिए हमें बीरबल को पंडित रामाकृष्ण का हाथ पकड़ने देना चाहिए। जैसे ही अष्टदिग्गज बनने का अवसर आएगा, हम दोनों के हाथ छुड़वा देंगे। हाँ तो ठीक है। यदि तुम दोनों ने निर्णय ले लिया है तो निर्णायक हम होंगे। हमारा कहने का अर्थ है कि जो भी होगा हमारे सामने होगा। हम ही होंगे जो देखकर महाराज को बताएंगे कि किसने कार्य पूर्ण किया, कौन विजयी हुआ। हाँ बीरबल, सर्वप्रथम हमें उन लोगों से मिलना होगा जो स्वर्ण लाने के इस दल में सम्मिलित थे। उचित है, क्योंकि ये दल ही घटना का साक्षी है और उन्हीं से हमें कोई सुराग मिल सकता है। परंतु सर्वप्रथम हमें उस वाहन का निरीक्षण करना चाहिए जिसमें से सोना चोरी हुआ है। हाँ गुरुवर, कोतवाल से कहकर दल के सभी सदस्यों को बुलवाइए। हम जाएं? हाँ जाइए। अच्छा जाते हैं। पंडित रामाकृष्ण जी, पंडित रामाकृष्ण जी, बचा लीजिए मुझे, बचा लो मुझे। सोना राज्य का लूटा और बर्बाद मैं हो गया हूँ। आपने तो कितने लोगों की समस्या का समाधान किया है, मुझ पर भी दया कर दीजिए। हाँ पंडित रामाकृष्ण जी, बचा लीजिए मुझे। कोतवाल जी, पंडित रामाकृष्ण जी के पैर छोड़ दीजिए। हाँ। उठो उठो। पंडित रामाकृष्ण जी, ये है सूर्या राव, सोना टुकड़ी लाने वाले के प्रभारी। अब ये आंसू टपकाना बंद कीजिए। राज्य का सोना तो बचा नहीं पाए, अब स्वयं को बचाने की बात कर रहे हो। चलो बग्गी दिखाओ। आइए आइए आइए। आप बग्गी देखना चाहते थे ना, ये है वो बग्गी। सोना भरने के उपरांत बग्गी के दरवाजे को ताला लगा दिया जाता है और फिर महल के स्वर्ण भंडार के पास पहुंचकर कोतवाल जी की उपस्थिति में ताला तोड़कर सोना स्वर्ण भंडार के कक्ष में ले लिया जाता है। और इस बार जैसे ही दरवाजा खोला, सोना गायब था। उस काली घाटी के भूतिया डाकू ने पता नहीं कब सोना चुरा लिया, और इस बार तो मात्रा भी बहुत अधिक थी। पंडित रामाकृष्ण जी, मुझे तो लग रहा मेरा शेष जीवन कारागार में ही बीतेगा। पंडित रामाकृष्ण जी, बचा लीजिए। सूर्यराव जी, कोतवाल जी, शांत हो जाइए। पहले मुझे अच्छी तरह से निरीक्षण तो करने दीजिए। हाँ, आइए। पंडित रामाकृष्ण जी, ये है वो बग्गी वाला हिरप्पा। ये आपको बता सकता है कि क्या हमने रास्ते में कहीं भी बग्गी का बंद दरवाजा खोला था या नहीं? जी, हमने कहीं भी दरवाजा नहीं खोला। देखिए, बग्गी की जांच तो हो गई, अब अपनी जांच को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए हमें उस मार्ग को भी देखना होगा जहां से सोना लाया जाता है। अरे लेकिन पंडित रामाकृष्ण जी, उसके लिए तो काली घाटी जाना पड़ेगा। वो एक तो वो भूत है, ऊपर से लुटेरा। पहले वो हमें लूटेगा, फिर हमारे प्राण हर लेगा। हम नहीं जाएंगे। नहीं गुरुवर, अम्मा कहती है कि भूत वगैरह सब मस्तिष्क की सोच होते हैं, वास्तविकता में नहीं होते। पंडित रामाकृष्ण जी, हम काली घाटी जाए बिना भी रास्ता देख सकते हैं। यहाँ से? वो कैसे?
हम रास्ता इन सभी की आंखों से देखेंगे। सूर्यराव जी, आप आराम से बिना किसी त्रुटि के ये बताइए कि बग्गी में सोना लाद कर बग्गी किस किस रास्ते, गली और मोड़ से गुजरी और कौन कौन से पत्थर से टकराई और कहां-कहां रुकी थी? बीरबल जी, हमारा संपूर्ण दल पूरे रास्ते में चौकन्ना और सतर्क था। हम एक ही स्थान पर रुके थे, गोपन्ना की धर्मशाला में, वो भी भोजन करने हेतु। हमारा संपूर्ण दल हर बार वही भोजन करता है। सूर्यराव, इतना अधिक सोना लेकर आ रहे थे, उसकी सुरक्षा के लिए तुम्हें भजन करना चाहिए था और तुम लोग भोजन करने बैठ गए। अब ऐसे ऐसे आप शगुन करोगे तो चोरी तो होगी ना। चोरी किसी शगुन या अपशगुन से नहीं होती राजगुरु जी। चोरी तब होती है जब चोर को चोरी करने का अवसर दिया जाता है। उसके पश्चात क्या हुआ था? उसके पश्चात हम आगे बढ़ते रहे। कुछ देर बाद हमारे बग्गी का पहिया खराब हो गया। भैया क्यों खराब हो गया? अब कैसे खराब हो गया? हमारा कहने का तात्पर्य है ठीक क्यों नहीं करवाया? ठीक किया ना, सौभाग्य से वो लोहार प्रसन्ना की दुकान वही थी। बग्गी वाले ने बग्गी रोकी और पहिया निकाला। बग्गी वाले, बग्गी वहां पर लो। और कुछ देर के पश्चात उस पहिए को ठीक कर फिर से लगा दिया। हमने उसकी मजदूरी दे दी और संपूर्ण दल के साथ आगे काली घाटी की तरफ निकल गए। तो आपके कथन अनुसार बग्गी केवल 2 स्थान पर रोकी गई। हाँ। देखो सिपाही, तुम्हें ये तो ज्ञात होगा ही कि कितनी बड़ी चोरी हुई है, तो यदि झूठ बोलोगे तो कोतवाल जी दंड भी उतना ही बड़ा देंगे। इसलिए सही सही बताओ, बग्गी क्या मात्र 2 स्थानों पर, गोपन्ना की धर्मशाला और लोहार के यहाँ ही रुकी थी? 2 नहीं 3 स्थान पर। बग्गी का पहिया ठीक करवाने के ठीक एक पहर बाद लंबी यात्रा करके हम सब थक चुके थे, इसलिए थोड़ा जलपान और लघु शंका के लिए एक शौचालय के समीप भी रुके थे। शीघ्र करो सब। पंडित रामा जी, सत्य ये है कि एक क्षण के लिए भी हमारी आंखें बग्गी और सोने से नहीं हटी। आगे की यात्रा में सिर्फ काली घाटी को पार करना रह गया था, जिसे पार कर हम यहाँ आ गए। अर्थात उस पूरी यात्रा में बग्गी मात्र 3 स्थानों पर ही रुकी। जी। कोतवाल जी, बग्गी वाला कहाँ है? अभी बुलाता हूँ। तो पूरी यात्रा में आपने 3 बार बग्गी रोकी, यही सही है? जी नहीं, रास्ते में 4 स्थान पर बग्गी रुकी। अच्छा, तो चौथी बार कब और कहाँ रुकी थी? जब हम जलपान करने के पश्चात फिर से चले थे, तो कुछ समय बाद रास्ते में मैं अपने घोड़ों को पानी पिलाने गया था, बस कुछ समय के लिए। वैसे भी घोड़ों को पानी पिलाने में कितना समय लगता है? ये तो घोड़े पर निर्भर करता है। कहते हैं ना कि घोड़े को पानी तक लाया तो जा सकता है, किंतु पीना तो उसी को पड़ता है। बस हर बार की तरह इस बार भी जैसे ही हमने एक काली घाटी के क्षेत्र में प्रवेश किया, मानो मौसम खराब हो गया। चारों तरफ तेज हवाएं, धूल मिट्टी उड़ने से समस्त दल और घोड़ों को बहुत ही कठिनाई हुई। सिपाहियों, आगे बढ़ो, बढ़ो! पर इसके पश्चात हम कहीं नहीं रुके। काली घाटी के रास्ते से होते हुए बग्गी सीधे महल पे आके रुकी। अर्थात बग्गी को 4 स्थानों पर रोका गया, ढाबे वाले के पास, लोहार के पास, जलपान के लिए और झील के किनारे घोड़े को जल पिलाने के लिए। तीनों ने यह भी कहा कि कभी भी बग्गी को अकेला नहीं छोड़ा गया, अर्थात कोई भी बाहर से बग्गी के भीतर नहीं गया। फिर सोना गायब कैसे हुआ? तुम्हारा क्या विचार है? पंडित रामा जी, इन तीनों के कथन में थोड़ा थोड़ा विरोधाभास है और यही विरोधाभास किसी गड़बड़ का एहसास है।
और दूसरी बात, हो ना हो सोना चलती हुई नहीं, रुकी हुई बग्गी से चुराया गया। मेरे संदेह के घेरे में तो वो सूर्य राव है जिस पर सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। परंतु पंडित रामकृष्ण जी, सूर्य राव को इस कार्य के लिए चुना ही इसीलिए गया है क्योंकि वो अब तक ईमानदार रहे हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि ठीक लोहार के दुकान के सामने ही क्यों पहिया टूटा, और यदि लोहार ने यह किया है तो कैसे किया होगा? दल के लोगों ने गोपन्ना की धर्मशाला पर रुककर भोजन भी किया था और चोरी बग्गी के भीतर से हुई है। सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है। और बग्गी का चालक हिरप्पा से अधिक बग्गी को कौन समझ सकता है? इस प्रश्न पर भी विचार करना चाहिए। विचार तो इस बात पे भी करना चाहिए पंडित रामा जी कि घोड़े को नहीं धर्मशाला पर और नहीं जलपान पीने के स्थान पर पानी पिलाया गया, उसे कहीं सुनसान झील के आसपास पानी पिलाया। क्यों? और अभी तक हमें जो सूचना दी गई है, हम किसी भी मिली भगत को अस्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि दल में से कोई ना कोई तो है जिसने अवश्य ही इस चोरी में अपना सहयोग दिया है, क्योंकि अकेले चोर से ये संभव ही नहीं है। ये चोरी जिस सफाई और चतुराई से की गई है, इससे यही प्रतीत होता है कि ये अकस्मात की गई चोरी नहीं है। चोर ने चोरी से पहले ही चोरी का अभ्यास किया होगा। अर्थात इन चारों में से ही कोई है जिसने या तो इस चोरी को अंजाम दिया है या इस चोरी में अपना सहयोग दिया है। यदि इन चारों के अतिरिक्त किसी पांचों ने चोरी की है तो हम उसे नहीं पकड़ सकते। पांचवा कौन हो सकता है? वही उस काली घाटी के लुटेरे की भटकती हुई आत्मा, भूतिया डाकू। अभी तक हमें केवल संदेह हुआ है, अभी तक हम उस चोरी करने वाले की तह तक नहीं पहुंचे हैं। कोतवाल जी, मुझे उस सूर्य राव के इतिहास का पूरा कच्चा चिट्ठा चाहिए। मैं भी उस लोहार की पूरी कुंडली निकलवाता हूँ। और तब तक मैं ये पता करता हूँ कि भोजन खिलाने वाला गोपन्ना और घोड़े को पानी पिलाने वाला हरीलाल कितना पानी में। हाँ, और ये भी ज्ञात करता हूँ कि कहीं विजयनगर का सोना दिल्ली के काले बाजार में चमक तो नहीं रहा। कोतवाल जी, मुझे सूर्य राव के घर की तलाशी लेनी है। लेकिन पंडित रामकृष्ण जी, उसके लिए मुझे अनुमति लेनी पड़ेगी। पंडित रामकृष्ण, तनिक सोचिए, जो तुम्हारे पैरों पर पड़ा था उसके घर में क्या पड़ा मिलेगा? हमारे विचार में उसके घर की तलाशी लेना समय की बर्बादी होगा और कुछ नहीं। गुरुवर, कुछ ना करना समय की बर्बादी होती है, कुछ करना नहीं। और एक बात तुम याद रखना बीरबल, किसी भी जुर्म में कुछ भी संयोग से नहीं होता, और जहां सबसे कम आशा हो आरंभ वहीं से करना चाहिए। मैं आपका संकेत समझ गया पंडित रामा जी। ठीक लोहार के दुकान के सामने ही क्यों पहिया टूटा? ये संयोग है, मैं नहीं मानता। राजगुरु की जय हो। महाराज का संदेश है, आप सबको उनके कक्ष में उपस्थित होने का आदेश है। अच्छा, आप चलते हैं। तो आप लोग अब तक संदेह करने के अतिरिक्त और कुछ कर नहीं पाए। ये सोना किसने चोरी किया? किसमें इतना साहस है जो विजयनगर राज्य का सोना लूट कर ले जाए? वो सोना कहां छिपाया होगा? स्वयं वो चोर कहां छिपा होगा? इन प्रश्नों के उत्तर आपके पास नहीं है अब तक। महाराज, आप चिंतित ना हो, हमारे प्रयास अवश्य शीघ्र परिणाम लाएंगे। जी महाराज, चोर मिल जाएगा और वो स्वयं ही खुद को पकड़वा देगा। चोर स्वयं ही अपने आप को पकड़वा देगा, ये कैसे कह सकते हैं आप? क्योंकि महाराज हर बार ऐसा ही होता है, बस कुछ समय की बात है। हर चोर अपने दाढ़ी में तिनका लेकर घूमता है, बस एक बार वो तिनका दिख जाए। वाह वाह बीरबल, वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे, वाह।
महाराज, महाराज, महारानी तिरुमलम्बा, आपने हमें ये उपहार देकर अचंभित कर दिया और हमें बताया भी नहीं। महारानी जी, अगर बता दिया होता तो आप अचंभित कैसे होती? महारानी जी, इस समय तो हम भी अचंभित हैं। हमने आपको कौन सा ऐसा उपहार दे दिया है जिसके विषय में हमें भी ज्ञात नहीं है? ये रहा महाराज, हमने तो आपसे नए आभूषण मांगे थे, परंतु आपने तो हम पर सोने की वर्षा कर दी। ये देखिए महाराज, और भी ढेर सारे मेरे कक्ष में पड़े हैं। महारानी जी, तरी दिखाइए। महाराज, ये तो उसी श्रेणी का सोना है जो चोरी हो गया था। ये उसका हिस्सा है महाराज। ये आपके पास हमारे पास कैसे आया? महाराज, आपने हमें उपहार दिया है तो हमें उपहार देने से पहले ये आपके पास ही होगा। महारानी जी, आप हम सभी की उपस्थिति में ये कह रही हैं कि ये सोना हमने आपको दिया है उपहार स्वरूप। जी महाराज। और अभी भी कोतवाल ने इस बात की पुष्टि की है कि ये सोना वही सोना है जो विजयनगर लाते हुए चोरी हुआ था। क्यों मंत्रीवर? जी 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 महाराज। इसका अर्थ तो ये हुआ कि ये सोना चोरी का सोना है। पंडित रामकृष्ण, आप हमें बताइए, जब कोई किसी को भेंट देता है तो वो क्या वस्तु भेंट दे सकता है? महाराज, जिस वस्तु का वो स्वयं स्वामी हो, जो उसकी अपनी हो। अद्भुत पंडित रामकृष्ण। इसका अर्थ तो ये हुआ कि महारानी के पास जो सोना इस समय जो हमने उनको उपहार स्वरूप दिया है वो हमारा है। और इसका अर्थ ये हुआ कि हमने स्वयं अपनी प्रजा से ये सोना चोरी किया है। महाराज, आप ये क्यों कह रहे हैं? शिव 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 महाराज। महाराज, आपने हमें लूट का अर्थात चोरी का सोना दिया है। क्षमा कीजिए महाराज। महाराज, लगता है कि कोई त्रुटि हो गई होगी। कोतवाल, ठीक से जांच करके बताओ, क्या ये वही चोरी वाला सोना है? जी मंत्रीवर, परंतु महाराज मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, निसंदेह ये वही सोना है महाराज। क्या? परंतु ये कैसे संभव हो सकता है? संभव है गुरुवर। पंडित रामकृष्ण, जो कोई सोच भी नहीं सकता आप वो कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि महाराज ने अर्थात महाराज ने। महाराज, जो एक मजबूत ताले में बंद बग्गी में से सुरक्षा कर्मियों की उपस्थिति में चोरी कर सकता है, उसके लिए आपके कक्ष तक सोना पहुंचाना कौन सी बड़ी बात है? पंडित रामकृष्ण, आपका आशय क्या है? चोरू न जाने किस मायाजाल से चोरी की है और उसी के साथ महाराज के कक्ष में सोना रख दिया ताकि महाराज स्वयं जाल में फंस जाएं। महाराज, जिस किसी ने भी दुस्साहस किया है वो हमसे पाताल में भी बच नहीं पाएगा। हम उसे वहां से। महामंत्री जी, महाराज, यदि आपको ये सोना किसी और के आवास में मिलता तो आप क्या करते हैं? आप शांत हैं महामंत्री जी? क्या आप शांत रहते हैं, चुप रहते हैं आप? हम उसे बंदी बना लेते हैं। अद्भुत अद्भुत महामंत्री जी, अभी इसी समय दरबार बुलाया जाए, हम एक घोषणा करना चाहते हैं। सुना आपने महामंत्री जी? जो आज्ञा महाराज।